वेलकम एवरीवन टू तुशाला एजुकेशन। आज हम 12th स्टेट बोर्ड का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है केमिकल थर्मोडायनेमिक। हम थर्मोडायनेमिक को लेकर डिटेल स्टडी करेंगे। एक्चुअली थर्मोडायनेमिक में होता क्या है, थर्मोडायनेमिक किससे डील करता है, कैसी प्रोसेसेस होती है, सभी के बारे में। थर्मोडायनेमिक एक्चुअली थर्मोडायनेमिक का सिंपल मीनिंग है थर्मोडायनेमिक कंसर्न विद द एनर्जी चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कोई रिएक्शन हो रही है, कोई भी अगर प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस में एनर्जी फिजिकली और केमिकली कैसे चेंजेस होती है, इन सब के बारे में हम कहाँ डिटेल स्टडी करेंगे, थर्मोडायनेमिक। अब किस टाइप्स ऑफ एनर्जीज की अगर हम बात करें, इस चैप्टर में हम जो एनर्जीज को स्टडी करेंगे वो करेंगे हीट टाइप ऑफ एनर्जी, वर्क, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिव्स एनर्जी, इनके बारे में हम पूरा डिटेल करेंगे। सबसे पहले समझते हैं थर्मोडायनेमिक होता क्या है। आपको दिख रहा होगा थर्मोडायनेमिक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड है थर्मो, सेकेंड है डायनेमिक, जिसका मतलब होता है फ्लो ऑफ एनर्जी। थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक मीन्स फ्लो। मतलब कोई भी स्टडी, जैसे अगर हम डायनेमिक्स की अगर बात करें, डायनेमिक्स में एक्चुअली हम स्टडी करते हैं कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है वो किस वे से वहां पे एनर्जी या फिर कोई चीजों का अगर जो चेंजेस होता है, कोई इन्वॉल्वमेंट होता है, वो सब स्टडी हम कहाँ करते हैं, डायनेमिक्स में। तो वही एक ब्रांच है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम सिर्फ एक ही चीज के बारे में स्टडी करते हैं, एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे कि सिंपल एग्जांपल, हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में, एक रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में बन क्या रहा है, वाटर, करेक्ट। तो ये केमिकल रिएक्शन में एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है या एनर्जी लग रही है। मतलब दो टाइप हो सकता है एनर्जी, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, या तो एनर्जी हम उसको देंगे या तो वहां से एनर्जी रिलीज होगी, दो ही टाइप हो सकते हैं। तो इस एनर्जी चेंजेस की जो स्टडी है हम वो कहां करेंगे, थर्मोडायनेमिक में। एक और डेफिनेशन है, it is a branch of chemical chemistry that deals with the energy and its changes in different types of processes and chemical reaction। सिंपल, केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन में एनर्जी किस वे से चेंज हो रही है, ये सब हम कहां देखने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक में। अब आते हैं इसके कुछ बेसिक टर्म्स के ऊपर में। थर्मोडायनेमिक में कुछ बेसिक टर्म्स है। सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब सबसे पहली चीज सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स होता है। सिस्टम की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अभी क्लास में बैठे हैं, सभी क्लास में, ये क्लास के अंदर का जितना भी एनवायरनमेंट है, जहां पे कोई भी थर्मोडायनेमिक जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कोई ऐसा पार्ट यूनिवर्स का जहां पे ऑब्जर्वेशंस या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मीडिया है, यहाँ पे जो ये अंदर का जितना भी, जहां पे पूरा का पूरा केमिकल चेंजेस हो रहा है, ये पार्ट कौन सा है, सिस्टम। क्लियर है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर thermodynamic observation take place। अब उसके बाहर का, जैसे कि अभी हम क्लास में, क्लास के अंदर का पार्ट पूरा का पूरा क्या है, सिस्टम। और अगर हम बाहर एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट की अगर बात करें, ओवरऑल जितना भी एनवायरनमेंट है वो सब कहां पे आ जाता है, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा,
the rest part of universe other than system, वो क्या है? यूनिवर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये दोनों को अगर हम साथ में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो बनता है हमारा यूनिवर्स. यूनिवर्स क्या होता है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग. फॉर एग्जाम्पल एक देखते हैं, जैसे कि ये बॉटल है, बॉटल के अंदर में जितनी भी, जैसे ये पानी रखा हुआ है, अगर इसके अंदर में जो भी चेंजेस होंगे, इसके अंदर में पूरा का पूरा मीडियम हो रहा है, तो इस मीडियम को, अंदर के मीडियम को हम क्या बोलेंगे? सिस्टम. और इसके आजू बाजू का जितना भी पार्ट है वो क्या है? सराउंडिंग. और इन दोनों को साथ में मिलकर क्या बनता है? यूनिवर्स. अब उससे भी अच्छा ये दिख रहा है, एक हम कोई एक सिस्टम ले रहे हैं, आजू बाजू एक बाउंड्री दे रहे हैं जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है. उसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड्रीज. या फिर वॉल. बाउंड्रीज और वॉल कैसी हो सकती है? या तो ये एक रियल हो सकती है, जैसे कि इस बॉटल में दिख रही है आपको ये वॉल, पर अगर मैं बात करूं, कभी कभी हो सकता है कोई केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो पर वो वॉल आपको दिख नहीं रही हो, पर वो वॉल कैसी हो सकती है? पर इमेजिनरी हो सकती है. तो वॉल्स के दो टाइप्स हो सकते हैं, या तो रियल हो सकती है या तो इमेजिनरी हो सकती है. ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया. एक वॉल होती है जो होती है फिक्स्ड, एक वॉल फिक्स्ड या रिजिड, एक वॉल होती है जो मूवेबल होती है. सिंपल. जैसे कि अब मुझे एक बात बताइए, ये अगर बॉटल है, बॉटल की जो ये जो वॉल है, कि इसको मैं, इस वॉल को यहाँ से एक्सपांड या फिर कोई चीज, इस वॉल को मैं छोटा या बड़ा कर सकती हूँ क्या? नहीं. तो ये वॉल कैसी हो गई? फिक्स्ड. इस वॉल को ना तो हम एक्सपांड कर सकते हैं, ना इसको स्मॉल, मतलब उसके साइज को ना तो हम रिड्यूस कर सकते. तो ऐसी वॉल क्या होगी? फिक्स्ड वॉल. अब मूवेबल, बलून देखा है? बलून को अगर हम देखें, बलून की अगर हम बात करें तो स्पेलिंग गलत है. जैसे कि बलून का एग्जांपल लेते हैं, बलून में हम जितनी एयर ब्लो करेंगे उतना ज्यादा बलून क्या कर सकता है? एक्सपांड कर सकता है. तो बलून कैसे एग्जांपल, इसकी वॉल कैसी होती है? मूवेबल होती है, इसको हम मूव कर सकते हैं. तो बाउंड्रीज दो टाइप की हो गई, एक तो फिक्स्ड वॉल और एक मूवेबल वॉल. उसके अलावा बाउंड्रीज को डिफाइन किया गया है हीट कंडक्टिंग सिस्टम के ऊपर में. और वॉल हो सकती है, एक वॉल हो सकती है जिससे हीट कंडक्ट हो, हीट कंडक्टिंग वॉल, और एक हो सकती है हीट इंसुलेटिंग वॉल. जैसे अगर हम बात करते हैं, हीट कंडक्टिंग जो वॉल होती है उसको हम बोलते हैं डायाथर्मिक वॉल, और हीट इंसुलेटिंग एडियाबैटिक वॉल. अब दोनों को समझते हैं, हीट इंसुलेटिंग एंड हीट कंडक्टिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैंने एक मीडियम लिया, एक ग्लास लिया, इस ग्लास में गर्म पानी है, ठीक है, इस ग्लास में गर्म पानी है. फॉर एग्जाम्पल अब मुझे बताओ, क्या ये ग्लास में से हीट बाहर जा सकती है? क्योंकि ग्लास ओपन है, हीट बाहर जाएगी. हीट कंडक्ट हो रही है, हीट सिस्टम से सराउंडिंग में क्या हो रही है?
एक्सपांड कर रही है, बाहर जा रही है, ठीक है, तो ये वॉल कैसी हो जाएगी, हीट कंडक्टिंग। एक मैंने अभी फॉर एग्जांपल थर्मस बॉटल देखा है, थर्मस में पानी अगर हम डालते हैं, गर्म पानी डालते हैं, तो पानी काफी समय तक गर्म रहता है, तो क्या उससे हीट बाहर जा रही है, क्या हीट भी बाहर नहीं जा रही है ना, उसके जो कंटेंट है, मैटर है, वो भी बाहर नहीं जा रहे हैं, तो ये कैसे रहते हैं, अंदर के हीट कहाँ है, अंदर स्टोर्ड है, तो ये वॉल से क्या हो रहा है, हीट बाहर नहीं जा रही है, वॉल कैसी हो जाएगी, हीट इंसुलेटिंग वॉल, जिसको हम एडियाबेटिक वॉल्स बोलेंगे, ठीक है। नो एक्सचेंज ऑफ हीट, इसमें एक्सचेंज ऑफ हीट पॉसिबल है, क्लियर है। अब आते हैं सिस्टम, सिस्टम्स के कितने टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हीट कंडक्टिंग वॉल, सिस्टम को 3 टाइप्स में डिवाइड किया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, टाइप्स ऑफ सिस्टम। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल और बाउंड्रीज। फर्स्ट, ओपन सिस्टम, सेकेंड क्लोज सिस्टम, थर्ड इंसुलेटिंग सिस्टम, इंसुलेटेड सिस्टम। सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं। एक ग्लास लिया, ग्लास में गर्म पानी है, वाटर। अब फॉर एग्जांपल इसमें से ओपन सिस्टम का मतलब सबसे पहले ये होता है जिससे आपका हीट भी कंडक्ट हो रहा है, साथ साथ में मैटर भी कंडक्ट हो रहा है। किसका एक्सचेंज हो रहा है, द एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड हीट occur। जैसे वाटर, वाटर के जो कंटेंट है, वाटर जैसे अगर वेपर्स में, वेपर्स के थ्रू इसके मॉलिक्यूल्स भी, उसके जो मैटर्स के जो कंटेंट है वो भी एक्सचेंज हो रहे हैं, साथ साथ में क्या एक्सचेंज हो रही है, हीट एक्सचेंज हो रही है। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। ये देखो ग्लास के ऊपर में कोई चीज क्लोज करके रखी हुई है क्या, नहीं, ग्लास ओपन है पूरी तरीके से। कैसे याद रखना है, ना इसके ऊपर में कोई हम इसको, ना इसको ढक के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बात किया, एक और ग्लास लिया और इसके ऊपर में मैंने कोई बर्तन या फिर कोई प्लेट रख दी। अब क्या यहां से मुझे बताओ, यहां से मैटर जा सकता है क्या बाहर, यहां से ये वॉल यहाँ पे कैसी है, ये ओपन है, तो इसको हम कैसा सिस्टम बोलेंगे, ओपन सिस्टम। क्यों, क्योंकि इसके साथ में गर्म पानी, अब कुछ समय तक आप ठंडा पानी, सॉरी गर्म पानी ग्लास में लेके रखना, और कुछ समय बाद देखना ये वाटर कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां से हीट कहां हुई है, सराउंडिंग में एक्सचेंज हुई है। तो ऐसे इस मैटर में, इस सिस्टम में क्या होता है, हीट ऑफ एक्सचेंज भी होता है और साथ साथ में किसका एक्सचेंज होता है, मैटर का। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। सेकेंड, क्लोज सिस्टम। क्या देखो, यहां पे भी सेम गर्म पानी है, पर अब मुझे बताइए, यहां से हीट एक्सचेंज हो सकती है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता। अगर वाटर वेपर बनेगी तो यहां से पानी रिटर्न कंडेंस होकर रिटर्न आ जाएगा। मैटर एक्सचेंज हुआ क्या, नहीं, सिर्फ एक्सचेंज क्या हुआ, ओनली एक्सचेंज ऑफ हीट। क्लियर है। लास्ट, इंसुलेटेड। इसमें हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं हमारे थर्मस का। थर्मस में अगर हम पानी डालते हैं, गर्म पानी रखते हैं या फिर ठंडा पानी रखते हैं, आप उसको कितने भी समय के बाद में देखो ना, उसमें से वो पानी गर्म का गर्म ही रहता है,
और मैटर भी एक्सचेंज, मतलब क्या हो जाएगा इंसुलेटेड सिस्टम, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड हीट, ना इससे हीट एक्सचेंज होगी ना मैटर एक्सचेंज होगा, जो भी सब्सटेंस रखा हुआ है उसका कंटेंट भी चेंज नहीं होगा। टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम है, इंसुलेटिंग सिस्टम। अगर हम बात करें, अभी हमने डिफरेंस देखा था, ओपन सिस्टम भी देखा, क्लोज सिस्टम भी और इंसुलेटिंग सिस्टम। ओपन सिस्टम की अगर हम बात करें, इसमें एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर होता है और इसकी बाउंड्रीज कैसी होती है, इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, इमेजिनरी, जैसे कि अभी अभी हमने बनाया था। इसमें कोई वॉल दिख रही है कि यहाँ से कोई वो सेपरेट है, नहीं, ये वॉल कैसी है, इमेजिनरी वॉल है, ठीक है। और ये वॉल कैसी है, हीट कंडक्टिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायथर्मिक, डायथर्मिक वॉल। नेक्स्ट क्लोज सिस्टम, इसमें हीट का एक्सचेंज हो सकता है पर मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता। इसकी जो बाउंड्री होती है वो कैसी थी, क्लोज, जैसे ग्लास था, ग्लास को हमने कवर करके रखा हुआ था, तो ये वॉल कैसी है, क्लोज्ड वॉल। पर हीट एक्सचेंज हो रही है तो वॉल का टाइप क्या हो जाएगा, हीट कंडक्टिंग, जिसको हम डायथर्मिक वॉल। नेक्स्ट इंसुलेटिंग सिस्टम, इसमें ना तो हीट एक्सचेंज हो रही है ना मैटर एक्सचेंज हो रहा है, और इसका जो वॉल है, इसकी जो बाउंड्री है वो कैसी है, इंसुलेटेड है, और इसका वॉल टाइप कैसे रहेगा, हीट इंसुलेटेड, जो एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, पहले ये किसके ऊपर डिपेंड था, वॉल के टाइप पे, सिस्टम का टाइप था। अब नेक्स्ट टाइप आएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है होमोजेनियस और एक होता है हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस ऐसी स्टेट जब अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन में आप क्या होगा, रिएक्टेंट होंगे, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, क्लियर है। अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट होंगे और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो इस होमोजेनियस फेज, होमोजेनियस टाइप ऑफ सिस्टम कैसा होता है, जिसमें सभी फेजेस, ऑल फेजेस कैसे होते हैं, सेम होते हैं, मतलब उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई ए सब्सटेंस है, ए का सब्सटेंस का अगर लिक्विड स्टेट है और वो रिएक्शन कर रहा है और बी प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसका भी फेज क्या होगा, लिक्विड, कोई चेंजेस नहीं होगी। ऐसे स्टेट को हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस। नेक्स्ट, जिसमें फेजेस क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। कोई अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन फेजेस क्या हो सकते हैं, चेंज। फॉर एग्जांपल कोई ए लिक्विड है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है बी, और ये बना रहा है गैस, तो इसका फेस चेंज हुआ। रिएक्टेंट में इसका फेस क्या था, लिक्विड, और प्रोडक्ट में क्या हुआ, गैस, मतलब फेस चेंज हुआ। इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनस सिस्टम। क्लियर है, यस। एक्चुअली देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चंस इसमें कोई आते हैं तो डेफिनेट डिफाइन द टर्म्स आते हैं, जैसे सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स को लेकर क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ, इसके पहले क्या पढ़ा, वॉल, वॉल, वॉल कैसी, वॉल के बेस में ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, इंसुलेटिंग सिस्टम, इसमें सबसे ज्यादा अगर आपको डिफाइन द टर्म्स आ सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर्स,
ऑफ स्टेट्स ऑफ सिस्टम्स। अब सबसे पहली चीज, मुझे एक बात, सबसे बड़ी चीज, अगर कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है तो कुछ पैरामीटर्स तो होंगे जिस पे सिस्टम की स्टेट डिपेंड करेगी, मतलब फेज, वो कौन से स्टेट में, या लिक्विड में, गैसेस में, या सॉलिड में। तो एक सीधी सी बात है, क्या डिपेंड हो सकता है? वॉल्यूम होगा, प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, और क्या हो सकता है? एक तो प्रेशर पे डिपेंड करेगी, प्रेशर अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम लिक्विड पे, अगर सॉरी गैसेस पे अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो कुछ चेंज काइंड हो सकती है, लिक्विड में कन्वर्ट होती है, गैसेस में प्रेशर लगा के हम उसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? लिक्विड में। उसके अलावा शेप शेप, मास से कैसे चेंज करोगे? शेप कर सकते पर एक कर सकते हो, अमाउंट, मतलब एन, जो अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ मोल सब्सटेंस किसी का भी अगर होता है उस पर भी डिपेंड करता है, अगर चेंज करेंगे तो फेजेस चेंज हो सकते हैं। तो पैरामीटर्स कौन कौन से? वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड अमाउंट। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन में दो स्टेट हो सकती है, एक हो सकती है उसकी इनिशियल स्टेट और एक हो सकती है उसकी फाइनल स्टेट। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिएक्शन किया, उसका अगर फाइनल स्टेट को अगर हमें चेंज करना है तो दो चीजें, कितने पैरामीटर्स लगेंगे? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट। तो अगर चेंज हो रहा है तो क्या हो सकता है? प्रेशर P2 हो सकता है फाइनल स्टेट में, वॉल्यूम V2 हो सकता है, टेम्परेचर T2 हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? अगर वो स्टेट पे, अगर स्टेट चेंज हो रही है तो इट मींस वो क्या हो जाएगा? उसका स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो पैरामीटर्स को, स्टेट फंक्शन, स्टेट्स ऑफ सिस्टम को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है, एक किया है पाथ वेरिएबल और एक किया है स्टेट वेरिएबल, जिसको हम स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस के नाम से जानते हैं। पाथ वेरिएबल या फिर फंक्शंस या फिर स्टेट वेरिएबल। State variable depends only on initial and final states of matter. जैसे कि एक रिएक्शन में, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन से समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, कोई रिएक्शन होती है, जैसे कि ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है, इसको ए से बी में जाना है, तो स्टेट फंक्शंस क्या होता है? सिर्फ उसके इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, उसके बीच में क्या चीजें हुई उससे उसको मतलब नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है ना, मुझे ए से बी पोजीशन में जाने के लिए मैं एक तो डायरेक्ट चले जाऊं, या तो हो सकता है घूम के चले जाओ, हो सकता है ना। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है? उससे बाकी आपके जो बीच में आपने क्या पाथ क्लियर किया उससे मतलब नहीं होता, उसको सिर्फ मतलब क्या होता है कि आपकी इनिशियल में स्टेज क्या थी और आपकी अभी फाइनल में स्टेज क्या है, सिर्फ उससे मतलब है। और पाथ फंक्शन कैसा होता है? जो इनिशियल फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड करता है, पर साथ साथ जो पाथ फॉलोड होता है ना, जो पाथ फॉलोड होता है उस पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि अभी हमने देखा ए से बी पे जाने के लिए हमारे पास में बहुत ऑप्शन है, या तो हम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करें, या तो कर्व में ट्रैवल करें, या तो हो सकता है पहले हम जाए नदी किनारे, जाके बैठे आराम से एंजॉय वगैरह करें, थोड़ा देर रेस्ट करें, फिर जाए, फिर जाके जो डेस्टिनेशन था बी पोजीशन वहां जाए, हो सकता है ना। पर जो ये हम ये जो घूम फिर के जो गए ना, ये भी अगर डिपेंड किस पे करता है? पाथ वेरिएबल।
मतलब पाथ वेरिएबल में क्या होता है, जो भी आपने पूरा का पूरा डिस्टेंस या जितने भी पाथ आपने जितना भी सब चेंजेस हुआ सब किस में इन्वॉल्व होगा, पाथ में। पर स्टेट फंक्शन में होता है क्या, नहीं। उसको सिर्फ पोजीशन क्या मतलब है, भाई मेरी इनिशियली स्टेज क्या थी वो, और मैं फाइनल में कहां पे हूं, फाइनल स्टेट कहां पे हूं, उस पे डिपेंड करता है। तो जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स आते हैं, जैसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन गिब्स एनर्जी, ये सब एग्जांपल किसके आ जाते हैं, पाथ फंक्शंस में हमें एंट्रोपी गिब्स एनर्जी होते हैं। और पाथ फंक्शंस में हमें दो ही फंक्शंस होते हैं, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में दो ही पाथ फंक्शंस है, वो है Q एंड W। Q मतलब हीट एंड W मतलब वर्क। इनके बारे में हम डिटेल्ड में अभी पढ़ेंगे कि एक्चुअली क्या होता है, हीट कैसे चेंज होती है और हीट कैसे डिपेंड करती है पाथ के ऊपर, हीट के बारे में, और वर्क किस वे से फॉलोड होता है, वर्क इंटरनल पाथ पे कैसे डिपेंड होता है। तो क्या याद रखना है, पाथ वेरिएबल कितने हैं, दो, कौन कौन से, Q एंड W, और स्टेट वेरिएबल इनको छोड़ के बाकी जितने भी है सब क्या है, स्टेट वेरिएबल्स है। मतलब जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेंगे, जो पाथ उन्होंने फॉलोड किया उससे उनको मतलब नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर कोई मैंने साइक्लिक रिएक्शन की, यहां से स्टार्ट किया और फिर से रिवर्स में यहीं पे आ, तो उसके लिए स्टेट फंक्शंस क्या होगा, वो तो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसके लिए स्टेट फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। उसको तो डिपेंड ही नहीं, जिस पोजीशन से स्टार्ट किया था उसी पे आ गया, कुछ फंक्शन हुआ क्या, नहीं। समझो अगर पहले वो लिक्विड था फॉर एग्जांपल, और फिर से आके वो लिक्विड स्टेट पे ही है, तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो मतलब इसके लिए पाथ स्टेट फंक्शंस क्या हो जाएगा, जीरो। पर अगर मैं इधर पाथ वेरिएबल की बात करूं, जरूरी है क्या वो जीरो होगा, नहीं। हो सकता है पाथ में वो जरूर इधर उधर से भी तो जाके आ सकता है ना, पर आया उसी पोजीशन पे, पर पाथ फॉलोड जरूरी है जीरो, हो सकता है जीरो भी हो सकता है, मे और मे नॉट, मतलब जीरो के इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये किस कब कंडीशन वेरी करेगी, कोई अगर हम साइक्लिक प्रोसेस करें, ए है, ए से बी फिर से इसी पोजीशन पे आया, तो उस कंडीशन क्लियर। तो साइक्लिक रिएक्शन में स्टेट वेरिएबल कैसा रहेगा, हमेशा जीरो, पर पाथ वेरिएबल की हम बोल सकते हैं क्या जीरो रह सकता है, नहीं, वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है इंटेंसिव, एक होती है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। जैसे कोई सिस्टम है, सिस्टम में मैटर कितना प्रेजेंट है उसके उसके कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, विस्कोसिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। एक एग्जांपल मुझे बताओ, अगर ये सिस्टम है, सिस्टम का अगर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेल्सियस है और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है, क्या हम इन बाहर के और इसके टेम्परेचर को मिला के टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं क्या, नहीं। हम क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को कभी भी ऐड करते हैं क्या, कि आप अभी मैं यहाँ पे हूँ, बाहर का और अंदर का टेम्परेचर मैं एडिटिव करती हूँ, तो टेम्परेचर कैसी है, मास पे डिपेंड नहीं करता है, मैटर पे डिपेंड नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट, मैं 1 लीटर 1 लीटर पानी को बॉईल करूं तो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। चाहे मैं 1000 लीटर पानी को बॉईल करूं, उसका भी बॉइलिंग पॉइंट कितना जाएगा, चेंज होगा नहीं। तो ये कैसी है, मैटर के या मास पे डिपेंड कर रही है क्या, नहीं। ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट है, याद कैसे रखोगे, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट होती है किसके, अमाउंट ऑफ मैटर के। नेक्स्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। अभी किस पे डिपेंड करेगी, कितना आपने अमाउंट ऑफ मैटर लिया, उसका मास कितना है डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करता है। हम 1 केजी को अलग बोलते हैं, 2 केजी को अलग बोलते हैं, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ मैटर ऐड करोगे उतना मास चेंज होगा। सेम वॉल्यूम
हर एक मैटर अलग अलग वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। 1 लीटर के लिए कंटेनर अलग लगेगा, 10 लीटर के लिए कंटेनर अलग लगेगा, लगेगा ना। मतलब 1 लीटर के इसमें 10 लीटर पानी डाल सकते हो क्या? नहीं। तो डिपेंड किस पे? डिपेंड कर रहा है मास पे। उसके अलावा इंटरनल एनर्जी, जो अंदर इंटरनल एनर्जी, जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, उसको बोला जाता है इंटरनल एनर्जी। ये भी डिपेंड करती है मास पे। नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं। आप मास बढ़ा दो, जैसे ग्लूकोज फॉर एग्जांपल, वाटर का अगर मुझे कैलकुलेट करना है, वाटर का मोलर मास 18 ग्राम, 18 ग्राम है। अगर मैं चेंज कर दूं उसको अगर मैंने 100 लीटर वाटर, मतलब 100 ग्राम वाटर लूं, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो अलग आएगा। 200 ग्राम वाटर लूं तो उसके मोल्स अलग आएंगे। तो मोल्स भी किस पे डिपेंड कर रहे हैं? मास पे। ठीक है। अब एक और बात देखते हैं, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसी होती है? नॉन एडिटिव होती है। कैसी होती है? नॉन एडिटिव। अभी बात की हमने, टेम्परेचर को हम ऐड करते हैं क्या? मेल्टिंग पॉइंट को ऐड करते हैं क्या? नहीं। ये कैसी होती है? नॉन एडिटिव होती है। पर वही अगर मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को बोलूं तो कैसी होती है? एडिटिव इन नेचर होती है। क्यों? मैंने 1 लीटर पानी एक तरफ लिया और दूसरे कंटेनर में मैंने 1 लीटर मिल्क लिया और मुझे दोनों को मिलाना है, तो कितना हो जाएगा? 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। मतलब ऐड करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी रहेगा कि 1 ही लीटर है करके, या फिर वो 2 ही लीटर है। दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 3 लीटर। मतलब हम उनको ऐड करेंगे। जब भी हम वॉल्यूम वगैरह अगर एक्सटेंड कर रहे हैं तो वॉल्यूम मास, ये कैसी क्वांटिटी है? एडिटिव क्वांटिटीज है। पर वही अगर हम इंटेंसिव की बात करते हैं तो वो एडिटिव क्वांटिटी नहीं है। उसके अलावा एक चीज, हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी में चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हम किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करते तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलती है। एग्जांपल मुझे बताओ, मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम देखो, मास अपॉन वॉल्यूम, फॉर्मूला किसका है? डेंसिटी। डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? इंटेंसिव। तो मतलब अगर हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को अगर डिवाइड करते हैं तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये फर्स्ट है जिससे हम एक्सटेंसिव को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इंटेंसिव में। सेकंड, अगर हम किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड कर दें तो ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे हम स्पेसिफिक हीट को अगर मास से अगर डिवाइड कर दे, किसको? हीट। स्पेसिफिक एंथैल्पी, अगर एंथैल्पी को अगर हम मास से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगी? स्पेसिफिक एंथैल्पी। और ये स्पेसिफिक एंथैल्पी जो है वो कैसी क्वांटिटी है? इंटेंसिव क्वांटिटी। तो क्या याद रखोगे? अगर किसी ने पूछा क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कैसे? या तो हम किसी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दें तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिल जाएगी, या फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से अगर डिवाइड कर दे तो भी हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमेशा मास पे डिपेंड करेगी और एडिटिव होगी। जब आप एक्सटेंसिव की बात करो तो दिमाग में एक बात हमेशा आनी चाहिए कि ये मास पे डिपेंड करती है और ऐड करना है। और इंटेंसिव जरूरत नहीं, मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज नहीं होता, चाहे आप कितना भी मास कर दो। अगर मैं बोलूं वाटर
वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिडिफिकेशन होता है, सॉलिड में कन्वर्ट होता है, फ्रीज होता है, तो क्या वो चेंज हो सकता है क्या? नहीं। मैं यहाँ से क्या बोलते हैं साउथ पोल पे चले जाओ तो साउथ पोल पे भी पानी 0 डिग्री पे ही फ्रीज हो रहा होगा ना, तो मतलब चेंज हो रहा है क्या? तो क्वांटिटी जो मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट टॉपिक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से कोई चीज समझ में आती है क्या? इक्विलिब्रियम All forces are equal. जहाँ पे ऐसे स्टेट जहाँ पे आकर हर टाइप ऑफ फोर्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, ना उसके ऊपर में कोई बाहर एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई होता है ना कोई इंटरनल फोर्सेस इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्सेस। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। तो सेम थर्मोडायनेमिक में भी एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है। एक सेटअप देखते हैं, पहले वो समझते हैं कि क्या है, फिर उसके बाद कंफर्म करते हैं कि ये कैसे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। सुनो, पिस्टन पता है? नहीं। वो हवा भरने वाला पंप देखते हो? हाँ, एयर पंप। प्रेशर अप्लाई करते हैं, Yes, उसको yes. अप एंड डाउन करते हैं। या फिर घर पे भी आपने वो देखे होंगे जो तेल का पीपा रहता है, तेल निकालने के लिए Yes. जो अप्लाई करते हैं पिस्टन, तो उसको बोला जाता है पिस्टन। वो क्या करता है? प्रेशर अप्लाई करता है। ठीक है, अगर समझो 2 कंटेनर, ये दिख रहा है एक कंटेनर, यहाँ पे हमने एक मूवेबल पिस्टन फिट किया है। क्या किया है? मूवेबल फ्रिक्शनलेस। ये वर्ड हमेशा बार बार आएगा। फ्रिक्शनलेस मतलब जहां से फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। फ्रिक्शन पता है ना, कोई चीज रगड़ नहीं रही है, मतलब एक दूसरे से टकरा नहीं रही है। ऐसा मूवेबल पिस्टन हमने इस कंटेनर में फिट किया है। यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब समझो, जब यहाँ पे हमने कुछ कंटेंट रखा था, उसका प्रेशर 1 है, वॉल्यूम 1 है, टेम्परेचर 1 है। अब क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन में गैस क्या होने लगी? एक्सपांड होने लगी। तो जैसे गैस, अगर मुझे एक बात बता, एक्सपांड होगी तो ये पिस्टन अपर की तरफ में मूव होगा। अगर कोई समझो फॉर एग्जांपल मैंने अमोनिया बनाया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की, पहले पिस्टन यहाँ पे था, रिएक्शन हुई और रिएक्शन होते हुए अब गैस है तो गैस कैसे होगा? एक्सपैंड होगा। तो सीधी सी बात है, ये अपर पिस्टन कैसे जाएगा? अपर मूव होगा और एक पोजीशन पे आएगा और ये पिस्टन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? जब जैसे पिस्टन स्टॉप हुआ, मोशनलेस हुआ, उस वक्त में एक्सटर्नल का जो प्रेशर है, बाहर अंदर का जो जितना भी चीजों प्रेशर है, वो बाहर से इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम भी इक्वल हो जाएगा। तो एक कंडीशन पे जहां पे पिस्टन स्टॉप हुआ, वो वहां पे वो कहां पे आ गई? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे। इससे ज्यादा वो मूव नहीं कर सकता और इससे नीचे वो आ नहीं सकता। क्लियर हो रहा है क्या? ऐसी स्टेट जब एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट कैसे हो जाए? एक इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल पोजीशन पे आ जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये पहली स्टेट। सेकेंड ये हो सकता है रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है और अब ये पिस्टन ऊपर न जाते हुए क्या हो जाए? रिवर्स नीचे आ जाए। अब ये पिस्टन कहां हो रहा है? रिवर्स नीचे आ जाए। क्लियर हो रहा है? और रिवर्स आते 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 ऊपर से नीचे आते 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 एक पोजीशन पे रुक जाए। उस कंडीशन पे भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, जहां पे पिस्टन क्या हो गया? मूव करना बंद हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तब भी क्या होगा? एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर कैसा हो जाएगा? इक्वल, टेम्परेचर इक्वल, वॉल्यूम इक्वल। क्लियर हो रहा है? तो वो कंडीशन भी कैसी होगी? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। उसके अलावा एक और, रिएक्शन हो रही है और पिस्टन कंटिन्यू मूव कर रहा है, उसको हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम की। तब वहां इक्विलिब्रियम हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि पिस्टन तो कैसे है? मोशन में है। अगर पिस्टन जब मोशन में होगा तो वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा क्या? नहीं। पिस्टन जब मोशनलेस होगा, वो कंडीशन कैसी होगी हमारी? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की। जब
फॉर एग्जाम्पल हम फिजिक्स में भी बात करते हैं, जब एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस कैसे हो जाते हैं इक्वल, और ना तो वो अपवर्ड जा सकता है ना डाउनवर्ड जा सकता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो सेम अगर कोई केमिकल रिएक्शन, कोई हीट अगर एक्सचेंज, कोई रिएक्शन हो रही है और एनर्जी के अगर चेंजेस हो रहे हैं, और उस कंडीशन में ये जो पिस्टन क्यों यूज किया गया है, ताकि हमें पता चले कि कब जाके कौन से स्टेट में, कौन सी स्टेज पे आने के बाद हमें इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। क्लियर है? अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। पहली प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे ये बार बार रिपीट होगा एक वर्ड है, वो है आइसो। आइसो मतलब क्या होता है? सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। आइसो मतलब वहां पे कोई भी चीज चेंज नहीं होती है, सभी चीजें कैसी होती है? इक्वल होती है। चलो, आइसोथर्मल प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट थ्रूआउट द ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें क्या होगा? टेम्परेचर कैसा रहेगा? कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा टी कैसा रहेगा? जीरो। और इंटरनल एनर्जी भी कैसी हो जाएगी? उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होगी वो कैसी होगी? जीरो। तो जब भी अगर आपको अगर ये वर्ड आए आइसोथर्मल, आइसो मींस सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, तो इसमें क्या होता है? टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कैसा होता है? जीरो। क्लियर? अब चेंज इन टेम्परेचर क्यों हो सकता है ना, एक टेम्परेचर है T2, एक टेम्परेचर है T1, दोनों कैसे सेम है, तो इक्वल क्या आना है? जीरो ही आएगा ना। फॉर एग्जांपल ये टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और T1 भी 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो क्या आएगा? जीरो। तो आइसो मतलब क्या होगा? टेम्परेचर जब जहां एक्सटर्नल और इंटरनल जो टेम्परेचर है वो कैसे हो जाए? जीरो। क्लियर है? नेक्स्ट, आइसोबेरिक। आइसो मतलब सेम, बेरिक मतलब प्रेशर। बेरिक एक्चुअली ना ये लैटिन वर्ड्स वगैरह में लिए गए हैं। ये जो टर्म्स है यहाँ पे बेरिक, कोरिक, ये मतलब उनका बेरिक का मींस होता है प्रेशर और कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम। आइसोबेरिक। इन दिस प्रोसेस द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त में प्रेशर कैसा रहेगा? जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल एक लूं, हमने कोई सिस्टम लिया है, बाहर का टेम्परेचर P एक्सटर्नल और अंदर का P, ये टेम्परेचर और अंदर का प्रेशर कैसे हो जाए? सेम हो जाए। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा P कैसा हो जाएगा? जीरो। आइसोकोरिक। कोरिक मतलब वॉल्यूम। अब इसमें क्या है? वॉल्यूम कैसा रहेगा पूरे के पूरे रिएक्शन में? जीरो। सेम। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा V इज इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक मतलब हीट के बारे में हमने इसके पहले भी हमने देखा है। इंसुलेटिंग, हीट इंसुलेटिंग। हीट इंसुलेटिंग में क्या होता था? एक्सचेंज हो रहा था क्या? नहीं। मीडियम कैसा था? एडियाबेटिक मीडियम था। एडियाबेटिक वॉल थी, ना तो हीट एक्सचेंज हो रही थी, ना सिस्टम से सराउंडिंग के पास में हीट जा रही थी क्या? नहीं। देखो, इन दिस प्रोसेस नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ना सिस्टम से सराउंडिंग में हीट क्या हो रही है? एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है। ऐसी प्रोसेस को क्यू कैसा रहेगा? जीरो। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एडियाबेटिक। लास्ट प्रोसेस, रिवर्सिबल। Okay. रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, सबसे पहली चीज समझते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस होती क्या है। जैसे कोई भी रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन अगर रिवर्स आ रही है तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे कि ये देखो, इसके पहले भी हमने देखा एक मूवेबल पिस्टन लगाया था, फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, यहाँ पे रिएक्शन हो रही थी, ठीक है। ये क्या है? पिस्टन है, ठीक है। अब समझो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर में कोई रिएक्शन हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ, ये पिस्टन कब एक्सपांड होगा? जब
जो ये बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगाएगा और इधर से ड्राइविंग फोर्स भी लगेगा। मतलब ड्राइविंग फोर्स किसका, जो सिस्टम के अंदर में जो रिएक्शन हो रही है उसके फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ड्राइविंग फोर्स। और अपोजिंग फोर्स जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्लियर, ये याद रहेगा। अपोजिंग फोर्स कौन सा होगा, जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है जिसको हम डिनोट करेंगे P एक्सटर्नल से, और ड्राइविंग फोर्स जो ऑलरेडी सिस्टम में जो रिएक्शन हो रही है उसके थ्रू लग रहा है, क्लियर। तीन कंडीशन हो सकती है जो लास्ट टाइम भी हमने जब रिएक्शन अभी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम देखा था, जब P एक्सटर्नल ड्राइविंग मतलब अपोजिंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स के इक्वल हो जाए तो कंडीशन कैसी जाएगी, इक्विलिब्रियम में। मतलब अगर मैं बात करूं P एक्सटर्नल इक्वल्स हो जाए किसके, P के, तो ये कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम की, क्लियर है क्या। अब नेक्स्ट, अगर रिएक्शन हो रही है और ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्सेस डिफर बाय इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट, मतलब थोड़े से डिफरेंस से अगर ड्राइविंग फोर्स बढ़ जाए और अपोजिंग फोर्स कैसा हो जाए, थोड़ा कम हो जाए। अगर ऑब्वियसली बात है, अगर मैं बात करूं ड्राइविंग फोर्स अगर बढ़ रहा है तो एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर में तो लगाएगा और ये पिस्टन कैसा करेगा, मूव होगा ना, तो रिएक्शन कैसी जा रही है, रिवर्स हो रही है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऐसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। अब दूसरा, अगर इसको पिस्टन एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो जाए, एक्सटर्नल मतलब हमारा जो अपोजिंग फोर्स है वो ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू ड्राइविंग फोर्स, तो रिएक्शन कैसी होगी, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल पे जा रही है ना, नीचे जा रही है, मतलब यहां तक ही रिएक्शन होना था, ये कैसे मूव हो रही है, लोअर डाउन अप, मतलब डाउनवर्ड जा रही है, तो रिएक्शन कैसी होगी, इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे देखो फीचर्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या बोला है, द ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स आर डिफर बाय द इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट, मतलब ड्राइविंग और अपोजिंग के बीच में ज्यादा डिफरेंस है कि इनफाइनाइटेसिमल मतलब बहुत छोटा सा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्लियर। अ प्रोसेस कैन बी रिवर्स बाय द इनफाइनाइटेसिमल चेंजेस इन द कंडीशन, मतलब इसके और इसके बीच में, मतलब अगर ड्राइविंग फोर्स थोड़ा भी ज्यादा हो जाए अपोजिंग फोर्स के कंपैरिजन में, मतलब माइन्यूट अमाउंट में भी, तो भी रिएक्शन में क्या हो सकते हैं, कंडीशन में चेंजेस आ सकते हैं, या तो वो रिवर्स जा सकती है या तो वो इरिवर्स हो सकती है, क्लियर है। नेक्स्ट, a reversible process proceed infinitely slowly and that take a place in infinite number of steps, ये एक साथ होगी क्या, पहले थोड़ा सा प्रोडक्ट, थोड़ा सा रिएक्टेंट का चेंज होगा प्रोडक्ट में, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, स्टेप बाय स्टेप जाएगी, तो ये रिएक्शन कैसे, रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे होगी, हमेशा नंबर ऑफ स्टेप्स में होगी, क्लियर है। नेक्स्ट, at the end of the every step of the process the system attain mechanical equilibrium with the surrounding, क्या होगा, हमने लास्ट में भी देखा, एक हद तक रिएक्शन होगा, फॉर एग्जांपल अमोनिया बन रहा है, नाइट्रोजन और मैं एग्जांपल ले रही हूँ हाइड्रोजन का, दोनों रिएक्ट हो रहे हैं, एक स्टेट आएगा, ये धीरे हल्का सा प्रोडक्ट बनेगा, अमोनिया बनेगा, अमोनिया भी इन द फॉर्म ऑफ गैस एक्सपांड करेगा, पिस्टन कैसा होगा, मूव होगा और मूव होगा, धीरे 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 एक स्टेज आ जाएगी जहां पे ये जो पिस्टन है मूव करना बंद कर देगा, वो कंडीशन कैसी रहेगी, इक्विलिब्रियम की, क्लियर है। हमने क्या बोला है, जब भी अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो क्या होता है, ये एक स्टेज पे आने के बाद पिस्टन क्या होता है, मूव करना बंद कर देता है, मोशनलेस हो जाता है, वो कंडीशन कहां पे अटेन करता है, इक्विलिब्रियम। सिर्फ रिवर्सिबल में याद क्या रखना है, हमेशा ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से इनफाइनाइटेसिमल थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा, क्लियर है, थोड़े अमाउंट में ज्यादा होगा, तब रिएक्शन कैसे जाएगी, रिवर्स में जाएगी, क्लियर है।